Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to my channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. If you are new to my channel, please hit the subscribe button given below and let's get started. If you have not watched my previous videos on solid state, coordination compound, halogen derivatives and some videos of the group 16, 17 and 18 elements, so you can click on the I button given above. And today we are going to discuss the same topic which we have been discussing in the last video, that is elements of group 16, 17 and 18. So this is the topic from Maharashtra State Board syllabus and we are already done with 4 videos of this topic and today we will continue with the same. So the topics to be studied in this chapter were these many. Out of this we are done with introduction, occurrence, electronic configuration, atomic and physical properties, anomalous behavior, chemical properties, allotropy, oxoacids. And today we are going to study oxygen and compounds of oxygen. So the today topic is oxygen and compounds of oxygen. So we have seen that oxygen belongs to group 16 element and today we are going to see its various compounds. So the allotropy of oxygen which we have studied in the last video were O2 and O3, that is diatomic oxygen and ozone. So we are going to study these two in detail. So first we are going to see dioxygen, that is O2. ये जो गैस है वो हमें बहुत ज़रूरी है रेस्पिरेशन के लिए और लाइफ के लिए, करेक्ट. सो इसलिए पहले हम पढ़ेंगे डाइऑक्सीजन. सो डाइऑक्सीजन कैसे प्रिपेयर होता है? द फर्स्ट मेथड है लेबोरेटरी. तो हम लैब में डाइऑक्सीजन को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं? तो उसमें पहले है बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट सच एज क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स एंड परमैग्नेट्स. मतलब जो भी सॉल्ट में, जो नेचर में जो भी सॉल्ट मिलते हैं जिनमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उस सॉल्ट को यदि हम हीट करेंगे तो हमें डिकम्पोज हो जाएगा वो सॉल्ट और हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा. तो लैबोरेटरी में एक्चुअली ऑक्सीजन जनरेट होता है बाय हीटिंग द सॉल्ट एंड डिकम्पोजिंग इट. ठीक है, तो हीट करते ही ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा और हमें डाइऑक्सीजन मिल जाएगा. तो पहला है KClO3, इसे हीट किया तो मिला KCl प्लस O2 डाइऑक्सीजन. सेकेंड मेथड है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल. तो मेटल के ऑक्साइड्स को यदि थर्मल मतलब हीट किया जाए तो कोई भी मेटल का ऑक्साइड जिसे हीट किया जाए तो मेटल अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है. मतलब मेटल ऑक्साइड ब्रेक हो जाता है मेटल प्लस ऑक्सीजन में. तो यहाँ एग्जांपल है Ag2O, जो हीट करते ही Ag प्लस O2 बन जाता है. दूसरा है HgO, दैट इज मर्क्यूरी ऑक्साइड, तो ये बन जाता है 2Hg प्लस O2. इन शॉर्ट हमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिल जाता है. नेक्स्ट है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज फाइनली डिवाइडेड मेटल्स एंड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड. तो परऑक्साइड में आपको पता है 2 ऑक्सीजन होते हैं. यदि इसे हम हीट करें MnO2 के प्रेजेंस में, ठीक है, तो कोई भी एक मेटल और MnO2 के प्रेजेंस में यदि परऑक्साइड को हीट किया जाए तो परऑक्साइड डिकम्पोज होकर वाटर प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन देगा. तो लैबोरेटरी में इन शॉर्ट सॉल्ट्स, मेटल ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड को हीट करके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जनरेट किया जाता है. सेकेंड मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस. सो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? सबसे ज़्यादा यही मेथड एक्चुअली यूज़ किया जाता है डाइऑक्सीजन बनाने के लिए. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में किया जाता है. तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते ही हमें H2 गैस अलग और O2 गैस अलग से मिल जाता है. तो इस तरह से हमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिल जाता है. सो 2 H2 गैस का मॉलिक्यूल मिलेगा और एक O2 का, जब हम 2 वाटर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे. और आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन रिब्रेट होता है कैथोड की तरफ और ऑक्सीजन होता है एनोड की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मेथड. तो इंडस्ट्री में
डाइऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है। तो इंडस्ट्री में डाइऑक्सीजन एयर से निकाला जाता है। तो आपको पता है एयर में हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो उससे एयर से निकाल लिया जाता है इंडस्ट्रियल मेथड में। तो उसमें एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, तो उस एयर को ट्रीट किया जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर अलग हो जाए और हमें प्योर डाइऑक्सीजन मिल जाए। सो दिस आर द 3 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग डाइऑक्सीजन। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन का फिजिकल प्रॉपर्टी। सो डाइऑक्सीजन के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। सो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप देखते हैं एयर को कोई कलर नहीं है। सो डाइऑक्सीजन इज कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं कोई स्मेल आती है नहीं, मतलब वो कलरलेस और ओडरलेस गैस है। सेकेंड, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, मतलब ऑक्सीजन पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता, बहुत कम हद तक वो पानी में सॉल्युबल होता है, उसे हम कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो डाइऑक्सीजन पानी में बहुत कम सॉल्युबल होता है, और जो नदी का पानी है या सी का पानी है उसमें बहुत कम अमाउंट में डाइऑक्सीजन होता है, बट वो अमाउंट बहुत सफिशिएंट होता है मरीन लाइफ और एक्वाटिक लाइफ को जिंदा रखने के लिए। मीन्स फिशेस, टॉर्टाइज और शार्क वेल, वो सबको जिंदा रखने के लिए ये कम अमाउंट ऑफ डाइऑक्सीजन पानी में जो प्रेजेंट है वो इनफ है। ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन का कि वो लिक्विफाई होता है 90 केल्विन पे। तो आपको पता होगा ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हॉस्पिटल में होते हैं, और अभी कोरोना का काल है तो ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बढ़ गई है, करेक्ट। तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस के रूप में नहीं, लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये डाइऑक्सीजन लिक्विड के फॉर्म में कब प्रेजेंट होता है 90 केल्विन पे, और वो फ्रीज होता है 55 केल्विन पे। ऑक्सीजन के 3 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, नेचर में 3 आइसोटोप्स मिलते हैं ऑक्सीजन के जो स्टेबल है, वो है ऑक्सीजन 16, oxygen 17 and oxygen 18, but the mainly we inhale and the most of the isotope contains oxygen 16. so सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है ऑक्सीजन 16, बट ऑक्सीजन 16 के अलावा भी ऑक्सीजन 17 और 18 एग्जिस्ट होते हैं। नेक्स्ट थिंग आपको याद रखना है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। तो हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ा है कि सल्फर पैरामैग्नेटिक है, और ये भी याद रखना है आपको ऑक्सीजन भी पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं आने वाले वीडियो अभी आते वीडियो के आगे बताऊंगी कि उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, पर उसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। तो उसका पहला केमिकल प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ मेटल। तो आपको पता है यदि आप आयन का पीस बाहर बहुत दिन तक छोड़ दें या पानी के कांटेक्ट में बहुत दिन तक छोड़ दें तो उस पर एक रेड कलर की परत बन जाती है, उसे हम बोलते हैं आयन ऑक्साइड, करेक्ट। वो ऑक्साइड कैसे बनता है, क्योंकि आयन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो बहुत सारे मेटल के साथ रिएक्ट करता है और उनके ऑक्साइड बना देता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को आप देखोगे उस मेटल का कलर कुछ दिनों बाद चेंज हो जाता है। यदि आप सिल्वर का देखोगे, जो आप पायल या फिर कुछ भी सिल्वर के सामान को देखोगे, कुछ दिनों के बाद उसकी चमक कम हो जाती है और वो काला सा पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उस पर ऑक्साइड का एक लेयर जमा हो गया है। तो डाइऑक्सीजन बहुत जल्दी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एक्सेप्ट फॉर गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो आपने हमेशा से अपनी घर में गोल्ड की ज्वेलरी देखी होगी। गोल्ड की ज्वेलरी में कभी कलर चेंज होता है जैसे सिल्वर या आयन में होता है? नहीं, क्योंकि गोल्ड और प्लैटिनम ऑक्साइड्स नहीं फॉर्म करते, वो ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करते, इसलिए ये दोनों के ऑक्साइड्स नहीं होते हैं। बट अदर देन दिस ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ठीक है, यदि गोल्ड और प्लैटिनम को छोड़ दिया जाए तो सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। यहाँ पे रिएक्शन है कैल्शियम प्लस O2 गिव कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस O2 गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नॉन मेटल। ऑक्सीजन सिर्फ मेटल नहीं, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। तो ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके वापस उनके ऑक्साइड्स ही बनाता है। तो मेटल के साथ रिएक्ट करे या नॉन मेटल के साथ, वो बनाएगा तो ऑक्साइड ही। बट जैसे मेटल में एक्सेप्शन था कि ऑक्सीजन गोल्ड और प्लैटिनम के साथ नहीं रिएक्ट करता, वैसे ही आपका ऑक्सीजन नोबल गैसेस के साथ नहीं रिएक्ट करता।
और आपको रीज़न बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि नोबल गैसेस स्टेबल हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कम्प्लीटली फिल्ड है और इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन एंड O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉस्फोरस प्लस O2 गिव्स फॉस्फोरस ऑक्साइड। तो इस तरह से आपका ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्ट करता है। वो प्योर मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, प्योर नॉन मेटल के साथ, अब कंपाउंड के साथ भी। तो ZnS प्लस O2 गिव ZnO, मीथेन प्लस O2 गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, SO2 plus O2 gives SO3, HCl plus O2 gives Cl2 plus water। तो ये है कुछ रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक्चुअली ये पार्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि ऑक्सीजन का यूज़ क्या है। ठीक है, तो हम क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी लाइफ रिटेन नहीं हो सकती, नहीं रह सकती जब तक वो ऑक्सीजन नहीं इनहेल करे, और उसके बिना हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट फंक्शन नहीं करेगा। सो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यदि एनिमल लाइफ हो या एक्वाटिक लाइफ हो। सो डाइऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का यूज़ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील के लिए भी होता है। तो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंड है ऑक्सा एसिटिलीन फ्लेम। ये एक टाइप ऑफ फ्लेम है जो वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स के लिए यूज़ होता है, उसमें ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्चुअली वो एसिटिलीन का फ्लेम होता है जिसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑक्सा एसिटिलीन फ्लेम, जो वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ये हमने बात किया ही है, ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल्स में, और ये कोविड के टाइम में तो आपको समझ ही आ गया होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग के लिए या माउंटेनिंग के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि हम जैसे ही अर्थ के सरफेस से जहाँ पे हम रह रहे हैं उससे ऊपर ऊपर की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है, और इसलिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंबशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स को कंबस्ट होने के लिए भी हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन इज लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड्स ट्रेमेंडस ट्रस्ट इन रॉकेट्स। सो रॉकेट्स में लिक्विड ऑक्सीजन भरा जाता है कि उनमें कंबशन ऑफ फ्यूल अच्छे से हो सके और ज़्यादा एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस, why water in fish ponds need to be changed time to time। तो ये लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होगा जिनके पास फिश पॉन्ड है घर में। तो जब भी फिश पॉन्ड होता है घर में, उसमें ऐसे कहा जाता है कि 1 या 2 दिन के बाद उसका पानी आप चेंज करो। ठीक है, ये क्यों किया जाता है? पानी तो बाहर से साफ ही दिख रहा है, तो उसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है? तो सबसे मेन रीज़न ये है कि उसमें बहुत दिनों तक एक ठहरे हुए पानी में, फिश पॉट में तो पानी ठहरा हुआ है, मतलब रुका हुआ है, और रुके हुए पानी में कभी भी ज़्यादा जर्म्स और ज़्यादा केमिकल्स बिल्डअप होते हैं। करेक्ट? तो वो केमिकल्स ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं 2 या 3 दिन के अंदर, इसलिए वो पानी को चेंज करना पड़ता है। और दूसरा रीज़न ये है कि उस पानी में एल्गे और दूसरे फंगस और दूसरे बैक्टीरियाज ग्रो होने लगते हैं। अब ये फंगस बैक्टीरिया ये सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज़ करने लगता है, और इसके वजह से वाटर में तो पहले से फिश है, वो भी ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है, ये एल्गे और फंगस भी ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं। और मैंने तो पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है कि सी वाटर या रिवर वाटर में, पानी में बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, और उसके वजह से पानी में ऑक्सीजन कम होने लगता है इतने सारे जीव जंतु की वजह से, और इसलिए पानी को टाइम टू टाइम चेंज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन स्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो डाइऑक्सीजन में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो भी वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो डाइऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है, उसमें डबल बॉन्ड होता है, हर एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, और उसका एमओटी डायग्राम आप देखोगे तो इस तरह से है। तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि एमओटी डायग्राम में कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऑक्सीजन हो जाता है पैरामैग्नेटिक। क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो आपके मॉलिक्यूल में तो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे दो है इसलिए ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट इज सिंपल ऑक्साइड्स। तो अब हम बात करेंगे ऑक्साइड्स की। तो हमने अभी अभी देखा है कि मेटल के साथ रिएक्ट करके भी ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके भी ऑक्साइड्स बनाता है, बट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स इन नेचर। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर ऑक्साइड्स। सो अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विथ अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन का रिएक्शन दूसरे कोई भी एलिमेंट के साथ, भले वो मेटल हो, नॉन मेटल हो या मेटलॉइड हो, किसके साथ भी रिएक्ट करके जब वो ऑक्साइड बनाता है उसे हम कहते हैं ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्साइड्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो है एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड मतलब एसिडिक इन नेचर, बेसिक ऑक्साइड मतलब बेसिक इन नेचर, न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब न्यूट्रल, ना एसिड ना बेसिक, और एम्फोटेरिक मतलब वो ऐसा ऑक्साइड जो एसिड भी है और वो बेस भी है। तो इस तरह से हमारे पास हुए 4 ऑक्साइड्स। अब हम 1 by 1 देखेंगे। तो पहला है एसिडिक ऑक्साइड। सो एन ऑक्साइड विच डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव एसिड और रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। तो आपको पता है एसिड वाटर में डिसॉल्व करते ही, जैसे HCl को वाटर में डिसॉल्व करते ही वो H+ देता है, इसलिए हम उसे कहते हैं एसिड। या एसिड कभी भी बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट देता है, इसलिए हम उसे कहते हैं एसिड। तो सेम थिंग इस ऑक्साइड के बारे में। जो एसिडिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, जो भी एसिडिक ऑक्साइड होगा उसको पानी में डिसॉल्व करते ही वो एसिड देगा या फिर वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट देगा। तो ये 2 चीज़ें याद रखना है। तो कोई भी ऑक्साइड जो पानी में डिसॉल्व करते ही एसिड दे रहा है या बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट दे रहा है उसे हम कहेंगे एसिड ऑक्साइड। और आपने ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये MCQ के लिए आता है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? SO2, SO3, CO2, N2O5, Cl2O7। ठीक है, अब देखो SO2 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो दे देगा H2SO3। हो गया ये एक एसिड। तो एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव एसिड, तो हो गया ये एसिडिक ऑक्साइड। दूसरा एसिड ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तब वो सॉल्ट देता है। तो SO3 जब NOH के साथ रिएक्ट करता है तब वो देता है सॉल्ट Na2SO4। तो मतलब SO3 भी एसिडिक ऑक्साइड है। अब हम बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड की। तो जस्ट इसका अपोजिट। तो एसिड ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व करते ही एसिड दे रहा था, तो बेसिक ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व करते ही क्या देगा? बेस। वेरी गुड। और जब एसिड ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट दे रहा था तो बेसिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट देगा, तो हो गया बेसिक ऑक्साइड। जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक, ये याद रखना है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक। तो यहाँ पे एग्जांपल है Na2O, CaO, BaO। तो आप देख सकते हो सोडियम, कैल्शियम, बेरिलियम, ये सब मेटल्स है और उनके ऑक्साइड्स हो गए बेसिक। सो कैल्शियम व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर गिव्स यू CaOH ट्वाइस एंड Ba व्हेन रिएक्ट्स विथ HCl गिव्स यू BaCl2। तो ये हो गए बेसिक ऑक्साइड्स, क्योंकि बेसिक ऑक्साइड पानी के साथ ट्रीट करते ही दे रहा है बेस और बेसिक ऑक्साइड एसिड के साथ ट्रीट करते ही दे रहा है सॉल्ट। नेक्स्ट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो जो ऑक्साइड्स बेस के साथ भी रिएक्ट करके या एसिड के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट देते हैं वो हुए एम्फोटेरिक। तो एसिडिक ऑक्साइड सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट कर रहे थे, बेसिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे, पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी और देंगे सॉल्ट, तो हो गए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। सो Al2O3 रिएक्ट्स विथ NaOH, वो दे देता है आपको सॉल्ट, तो वो हुआ एसिड, मतलब वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट दे रहा है। अब वापस वही सेम कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट दे रहा है,
तो आप Al2O3 को बेस के साथ रिएक्ट करो या एसिड के साथ, मिलना तो है आपको सॉल्ट, मतलब ये हुआ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक, तो होते हैं न्यूट्रल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, NO2, ये सब हुए न्यूट्रल ऑक्साइड्स, वो ना एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ना बेस के साथ। नेक्स्ट इज ओजोन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों आपको पता है? क्योंकि ये हमें हार्मफुल यूवी रे से बचाता है। तो ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। और अब ओजोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कैसे बनता है? तो ओजोन अर्थ सरफेस के ऊपर लेयर में प्रेजेंट होता है। और वो कैसे बनता है वहाँ? तो ऑक्सीजन जो अपर लेयर में प्रेजेंट है वो क्या करता है? यूवी रेस को एब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो अर्थ के अपर सरफेस में प्रेजेंट है वो यूवी रेस को एब्जॉर्व करता है। यूवी रेस को एब्जॉर्व करते ही उसको एनर्जी मिलती है और उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वो बन जाता है O+O, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो पहले O2 था, यूवी रेस को एब्जॉर्व करते ही उसको एनर्जी मिल गया और वो बन गया O+O। अब ये एक O रिएक्ट करेगा O2 के साथ देने के लिए O3, और इस तरह से नेचर में ओजोन बनता है। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद अल्ट्रावायलेट रे टू गिव यू एटॉमिक ऑक्सीजन, और एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू गिव यू O3, और ये प्रेजेंट होता है अपर लेयर में, और ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ सरफेस को यूवी रे से। वो यूवी रेस को एब्जॉर्व कर लेता है और इसलिए वो प्रोटेक्ट कर देता है कि यूवी रेस अर्थ के अंदर ना आ सके, और इसलिए इसे कहते हैं ओजोन अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला हमें बारिश से प्रोटेक्ट करता है और ओजोन अम्ब्रेला हमें यूवी रेडिएशन से। अब प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। ओजोन को हम लैब में कैसे बना सकते हैं? तो ये ओजोन तो हुआ कि हम लोग ने नेचर में कैसे बनता वो देखा। अभी लैब में हम बना सकते हैं ओजोनाइजर से। सो ओजोनाइजर एक एक्चुअली एपरेटस है जिसमें ओजोन बनता है, ठीक है। तो ओजोन इज प्रिपेयर्ड इन लैब बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब प्योर और ड्राई ऑक्सीजन लिया जाता है ओजोनाइजर वाले एपरेटस में, और उसमें बहुत धीरे धीरे कम मात्रा में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है, जिससे ये ओजोन सेम तरह से पहले एटॉमिक ऑक्सीजन बनेगा और एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का रिएक्ट करके बन जाएगा O3, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। तो ये याद रखना है ओजोन का कलर। तो प्योर ओजोन होता है पेल ब्लू कलर का गैस। यदि वो गैसियस फॉर्म में है तो होगा पेल ब्लू कलर का, यदि वो लिक्विड फॉर्म में है तो होगा डार्क ब्लू कलर का, और यदि वो सॉलिड फॉर्म में है तो होगा वायलेट ब्लैक। तो आप देख सकते हो जैसे उसका स्टेट चेंज होता है उस कलर में डार्कनेस आने लगती है। तो पेल ब्लू फॉर गैस, डार्क ब्लू फॉर लिक्विड एंड वायलेट ब्लैक फॉर सॉलिड। ओजोन को एक पर्टिकुलर स्मेल होता है और ओजोन डाईमैग्नेटिक इन नेचर होता है, ये याद रखना है। ओजोन इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोजिव, एक्सप्लेन। तो ओजोन का बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन यदि आपके पास हो तो वो एक एक्सप्लोजिव की तरह वर्क कर सकता है, एक बॉम्ब की तरह। क्यों? क्योंकि ओजोन अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसमें O3 मॉलिक्यूल्स है, करेक्ट। तो वो अनस्टेबल है, वो स्टेबल होने के लिए अपने आप को ब्रेक कर देता है एटॉमिक ऑक्सीजन और O2 में। बहुत जल्दी वो डिकम्पोज हो जाता है एटॉमिक ऑक्सीजन और O2 में अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जब वो स्टेबल होता है तब वो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी को बाहर फेंकता है, क्योंकि बनने के लिए तो उसने यूवी रेस एब्जॉर्व किया था। जब वो टूटेगा तो वो वही जो एनर्जी उसने एब्जॉर्व किया था अब वो बाहर फेंकेगा। तो एनर्जी जब वो बाहर फेंकता है तो हो जाता है एक्सोथर्मिक, मतलब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। जब हम लोग ओजोन को ब्रेक करेंगे वो एक्चुअली अपने आप ही हो जाता है ब्रेक स्टेबल होने के लिए, तो बहुत ज़्यादा हीट वो रिलीज करता है। और ये जो हीट है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो एक्सप्लोजिव की तरह वर्क करने लगता है। तो O3 गिव्स O2+O अलॉन्ग विथ रिलीजिंग ऑफ द हीट, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अलॉन्ग विद द रिलीजिंग ऑफ हीट, एक्चुअली ट्रायंगुलर होना चाहिए यहाँ पे, और वो हीट रिलीज करते वक्त दे
ये रिएक्शन हो जाता है एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। तो ओजोन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, तो क्योंकि उसमें होता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। सो ओजोन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज इट डिकम्पोजेज टू लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन। तो ओजोन बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है, क्योंकि मैंने पिछले ही इसमें बताया कि ओजोन अनस्टेबल है, वो बहुत जल्दी ब्रेक होके ऑक्सीजन प्लस O2 देगा, और इसलिए वो जैसे ही नेसेंट ऑक्सीजन देता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, क्योंकि उसने नेसेंट ऑक्सीजन दिया है जो किसी भी कंपाउंड के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा। तो ओजोन ऑक्सीडाइजेस लीड सल्फाइड टू लीड सल्फेट एंड आयंस टू आयोडीन। सो आप देख सकते हो लीड सल्फाइड को उसने ऑक्सीडाइज करके बना दिया लीड सल्फेट, और आयोडीन आयंस को उसने ऑक्सीडाइज करके बना दिया आयोडीन। ठीक है। ओजोन ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो हवे में प्रेजेंट है नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके साथ रिएक्ट करके ओजोन उसको बना देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और O2 गैस लिबरेट हो जाएगा। तो इसमें का जो एक ऑक्सीजन है इसके साथ रिएक्ट करके NO2 बन गया और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर रिलीज हो गया। तो इसके वजह से हम कहते हैं ओजोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन बहुत सारी चीज़ों का रिएक्ट करके उन्हें ऑक्सीडाइज कर देती है। अब ओजोन में होती है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। तो आपको ब्लीच तो पता है, कलर रिएजेंट, तो कपड़ों को ब्लीच किया जाता है, करेक्ट, तो उसमें कलर दिया जाता है। तो ओजोन एक्ट्स एज ब्लीचिंग रिएजेंट ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ओजोन में एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, उसकी वजह से वो है ब्लीचिंग रिएजेंट। तो O3 डिकम्पोज करके बनता है O प्लस O2, और कोई भी कलर्ड मैटर में यदि ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाए तो बन जाता है कलरलेस मैटर, तो ये हो जाता है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ओके। नेक्स्ट है रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ओजोन तो खुद बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इट रिड्यूसेस पेरोक्साइड्स टू ऑक्साइड। ओजोन सब बाकी सबको तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, बट वो पेरोक्साइड्स को रिड्यूस करता है और पेरोक्साइड्स को बना देता है ऑक्साइड्स। तो आप देख सकते हैं H2O2 रिएक्ट्स विथ ओजोन टू गिव वाटर एंड ऑक्सीजन। तो आपने पेरोक्साइड को ब्रेक करके बना दिया यहाँ पे ऑक्साइड, और BaO2 को वो वापस रिड्यूस करके बना देता है BaO। तो पेरोक्साइड को वापस बना दिया उसने ऑक्साइड। तो ओजोन सबके लिए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, बट पेरोक्साइड्स के लिए वो है रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो इसमें ट्राई दिस क्वेश्चन है, ओजोन इज यूज एज ब्लीचिंग रिएजेंट, एक्सप्लेन। उसके लिए आपका ये आंसर है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है और इसलिए वो कलर्ड मैटर के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग रिएजेंट किस तरह यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाई डज ओजोन एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी अभी हमने देखा है, ये वाले सारे रीजन आपने लिखने हैं, क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है। वो नेसेंट ऑक्सीजन बहुत सारे लीड सल्फाइड, आयोडीन आयंस और नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिएक्ट करके उनके ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, इसलिए हो गया ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अब नेक्स्ट है ओजोन डिप्लीशन। तो ये तो हो गया इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड, कि आपने पढ़ा है बहुत बार कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों, ओजोन डिप्लीशन की वजह से। तो ओजोन डिप्लीशन मतलब क्या? तो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ओजोन डिप्लीशन। तो एक्चुअली जो अर्थ सरफेस है एक ओजोन के अम्ब्रेला से, एक ओजोन के लेयर से चारों तरफ से सराउंडेड है, बट कुछ ऐसे रीजंस की वजह से वो लेयर थिन से थिन होते जा रही है, और इसे हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। अब ओजोन डिप्लीशन का बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, पर उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि ओजोन डिप्लीट क्यों हो रहा है। तो ये ओजोन लेयर हमें बहुत खतरनाक यूवी रेडिएशन से बचाती है, एंड दस प्रोटेक्टिंग पीपल ऑन दी अर्थ। सारे ह्यूमन, सारे एनिमल्स उस यूवी रेडिएशन से क्यों बचे हुए हैं? ओजोन की वजह से, क्योंकि वो उसे एब्जॉर्व कर लेता है। अब ओजोन क्यों डिप्लीट होता है? वन ऑफ द रीजन इज ड्यू टू दी जेट इंजिन्स एंड एग्जॉस्ट फैन। तो जो हम रॉकेट छोड़ते हैं, ठीक है, और फिर जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, जो जेट एरोप्लेन्स उड़ते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, उनके जो एग्जॉस्ट सिस्टम में से जो अभी बाहर पड़ता है NO, ठीक है, तो ये जो उनके एग्जॉस्ट सिस्टम से, ये एरोप्लेन्स के, जेट प्लेन्स के एग्जॉस्ट से बाहर निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड।
और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि ओजोन इज अ स्ट्रॉन्ग रेडियो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके बना देता है NO2 और बन जाता है O2। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का अमाउंट एयर में बढ़ जाता है और ओजोन डिप्लीट हो जाता है। तो वन ऑफ द रीजन है एरोप्लेन्स, जेट एरोप्लेन्स, एग्जॉस्ट, ठीक है, उनमें से निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट रीजन ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं एरिसोल्स में, ये प्रेजेंट होते हैं आपके रेफ्रिजरेटर्स में, और यहाँ से एरिसोल्स और रेफ्रिजरेटर से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में जाते हैं, और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसे ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है कि ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है? पोलर रीजन में, और इसलिए बहुत खतरनाक हो गया है पोलर रीजन, ठीक है। तो ओजोन लेयर सबसे ज़्यादा कहाँ डिप्लीट हो रहा है? पोलर रीजन में, स्पेशली अंटार्कटिका में। अब ओजोन डिप्लीशन कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, वो बहुत बड़ा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। क्यों? क्योंकि यूवी रेज जो ओजोन एब्जॉर्व कर रहा था, अब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अर्थ सरफेस पे आएगी। जैसे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अर्थ सरफेस में आएगी, हमारा उस यूवी रे के साथ कांटेक्ट भी बढ़ जाएगा, और उसके वजह से हमें होगा स्किन कैंसर, आई कैथरेट्स, जेनेटिक एज वेल एज इम्यून सिस्टम डैमेज, ठीक है। जेनेटिक और ह्यूमन सिस्टम डैमेज क्यों होगा? क्योंकि यूवी रेज बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है और बहुत सारे सिस्टम्स में अलग अलग चेंजेस कर देती है, और उसके वजह से हमारा सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो यूवी रेज इतने खतरनाक है जिससे ओजोन बचा रहा है, और ओजोन को डिप्लीट करने के रीज़न सिर्फ ह्यूमंस हैं, क्योंकि आप देख सकते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ह्यूमंस की वजह से जा रहे हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी गैस जो रिलीज हो रहा है जेट एरोप्लेन्स और एग्जॉस्ट ह्यूमन की वजह से। तो इसलिए हमें कम से कम इसे करना है कि ओजोन का डिप्लीशन कम हो और हम यूवी रे से बचे रहें, और ये बीमारियों से भी। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। तो ओजोन होता है एंगुलर मॉलिक्यूल। तो ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसे बेंड की तरह, तो एंगुलर मॉलिक्यूल। द 2O बॉन्ड लेंथ इन ओजोन इज आइडेंटिकल। दोनों ऑक्सीजन यहाँ का बॉन्ड और यहाँ के बॉन्ड का लेंथ सेम है। देखो 128 ppm, 128 ppm। तो आप कहोगे एक तो डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। बट रिमेंबर, ओजोन होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उसका होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से ये डबल बॉन्ड कभी इधर प्रेजेंट होता है, और इसके वजह से ये बॉन्ड लेंथ हमेशा सेम रहते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। नाउ यूजेस ऑफ ओजोन। ओजोन जो लैब में सिंथेसाइज होता है उसका बहुत ज़्यादा यूजेस है। उसकी यूजेस इस तरह से हैं: एयर प्यूरिफिकेशन इन प्लेसेस लाइक सिनेमा हॉल्स, टनल एंड रेलवेज। तो यदि एयर को प्यूरिफाई करना है, जो ऐसे भरे हुए जगह होती है जहाँ पे, और दूसरी बात उस भरे हुए जगह में जहाँ एयर पास नहीं हो सकता, जैसे सिनेमा हॉल्स, टनल, रेलवेज, वो सबको प्यूरिफाई करने के लिए ओजोन का यूज़ किया जाता है। फिर ओजोन को पानी साफ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो क्या करता है, वो जर्म्स और बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज करके ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसलिए ओजोन पानी को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज़ होता है। फिर ओजोन बहुत अच्छा ब्लीचिंग रिएजेंट है, इसलिए वो ब्लीचिंग के लिए यूज़ होता है। ब्लीचिंग ऑफ आइवरी, ऑयल, स्टार्च, वैक्स, डेलिकेट फाइबर्स लाइक सिल्क। तो बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और इसकी वजह से वो ब्लीचिंग के लिए यूज़ होता है। ओजोन और भी चीज़ों के मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ होता है, जैसे कि कैम्फर, सिंथेटिक कैम्फर, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये सब के सिंथेसिस के लिए भी ओजोन का यूज़ होता है, क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन ईजिली दे देता है। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any suggestion, any comment, you are free to do that on askyourdoubts04@gmail.com, even in the comment box. If you have liked my video, please give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And we will soon meet in the next video. Before departing, remember, every successful person has a painful story, and every painful story has a successful ending. So accept the pain and get ready for the success. So you have to take the pain to study these subjects so that you get success in your board exam. So that's all for today. Thank you. Stay tuned.